नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। इटर्नल एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद ये है कि एग्ज़ाम आपका एकदम नज़दीक आ चुका है, गिनती के दिन बचे हुए हैं, तो आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और अब जो आपका जो शेड्यूल होगा उसमें से जो रिवीजन क्लास चल रही है, आप इसको सामान्य स्पीड में मत देखिएगा। इसमें 1.5x 2x लगा के आपको केवल क्वेश्चन प्राप्त करना है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड तय कर लीजिए, बाकी मैं अपनी स्पीड के हिसाब से आपको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज पे। दोस्तों, जो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित जो पुणे का समझौता हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है हमारे: भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर निम्न वर्गों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका आप जवाब बताएं। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? सही जवाब है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। हमारा जो अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आप जानते हैं, संविधान में पढ़े होंगे, तो पारित कब किया गया था? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, या फिर 1793 ईस्वी में? इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है आप जानते ही हैं। सही जवाब है 1773 ईस्वी में। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने। कहाँ? भारत में। व्यापार करते करते उनको ये लगा कि यहाँ हम व्यापार के साथ अपना नियम कानून या ये देश जो चल रहा है कई लोगों के माध्यम से, उस देश को हम अपने माध्यम से चला सकें, इसलिए 1773 एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो सारी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त जो था, कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन करने योग्य बनाना था। इसका जो उद्देश्य था, व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में संचालन योग्य बनाना था। ये 1773 ईस्वी में पास हुआ था और ये लागू कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। तो आप ये समझ गए, इसका उत्तर था 1773 था। चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है: पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही जवाब बताएं। सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब क्या है? सही जवाब है पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। इसमें भी उनकी एक चाल थी, क्योंकि वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे? एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। मार्ले मिंटो थे, उनका सुधार का मुख्य जो उद्देश्य था, उदारवादियों को अधिक भ्रमित करना। जैसे आंदोलन नरमपंथी गरमपंथी दोनों कर रहे थे, तो उदारवादियों को अधिक अधिक भ्रमित करना तथा राष्ट्रवादियों में जो थे उनके अंदर फूट डालना था, तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता का विनाश करना था। मतलब वो कुल मिला के वो चाहते थे कि वो आपस में हम भारतीय लड़ते रहें, और ताकि हमारे अंदर कोई एकजुटता का भाव न बन सके और उनका काम चलता रहे, क्योंकि आंदोलन उस समय उग्र हो चुके थे। तो उसी का कारण था मार्ले मिंटो सुधार लाना। चलिए अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए या होगा? ऑप्शन में हमारे हैं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि भारतीय जो संविधान बने, आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले जो भी निर्माण हो, उसमें भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए, न कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश का कोई ऐसा नियम लागू कर दिया जाए ताकि हम भारतीय आज़ाद होने के बाद आज़ादी न महसूस कर सकें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी है। चलिए अगले प्रश्न पे।
चलिए हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन या माउंट बेटन योजना। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है क्रिप्स योजना। इसका जो सही जवाब है वो है क्रिप्स योजना। दोस्तों आप जानते होंगे कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, और ब्रिटेन ये चाहता था कि भारतीय इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि ब्रिटेन, आप ब्रिटेन को जानते हैं, ब्रिटेन का एक कहावत भी है कि ब्रिटेन का साम्राज्य वहाँ तक फैला था जब सूर्य उदय एक तरफ से होता था और अस्त एक जगह होता था, तो वहाँ तक ब्रिटेन का साम्राज्य था। तो ब्रिटेन ये चाहता था कि भारत उस युद्ध में, द्वितीय विश्व में भाग ले, ताकि उस युद्ध के बाद एक तरीके से लालच दिया गया था कि स्क्रिप्स मिशन योजना जो हम लाएंगे उसके बाद आपका संविधान सभा का गठन करेंगे, आपके लिए एक संविधान बनाएंगे और धीरे धीरे आपके देश को आज़ाद कराकर आपको एक नए देश का दर्जा देंगे। पर इस मिशन योजना के तहत लाया तो जरूर गया था, पर इस मिशन योजना के तहत सफलता उस हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो था क्रिप्स योजना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी। ऑप्शन जो हैं आप इनका सही इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है महोष्ण। महोष्ण, महोष्ण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा महाधन उष्ण। महाधन उष्ण, यहाँ से हम लाएं आ, धन उ, आ धन उ मिलकर ओ का निर्माण किए। उष्ण में बड़ा उ रहेगा, आ धन उ का निर्माण करके हम ओ बनाते हैं। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब है वो है महाधन उष्ण, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन देख लीजिए आप, बी सी डी। जो इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या है? आसीह धन वाद। दोस्तों ये विसर्ग संधि है, ये है विसर्ग संधि। और ये आप जानते हैं कि जब विसर्ग संधि में जो ये र आता है, ये ट्रांसफॉर्म किस में होता है? अह के इस चिन्ह में। तो र तो चेंज हो गया, तो आसी तो वही रहा, र चेंज हो गया और बचा क्या? वाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आसी है धन वाद, और संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहचर, अरी, मनुज, सखा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अरी। अरी इसका शत्रु का क्या है? अरी, पर्यायवाची अरी है। सखा मित्र, सहचर, सहभागी, मनुज मतलब मनुष्य या आप आदमी बोल सकते हैं। तो शत्रु का पर्यायवाची क्या है? अरी है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, खर, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। इसका जो सही जवाब है खर का गधा है। गधा के और जो अन्य नाम है, खर खर गधा तो आप जान ही गए। शीतला वाहन, शीतला वाहन, धूसर, गर्दभ, गर्दभ, गधा। तो इसके खर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द है, एकाधिकार का विलोम शब्द है,
अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार? तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार। एक का अधिकार मतलब इसका विलोम सबका अधिकार हो, तो एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, नीरस, नीरस का विलोम शब्द है रसीला, सरस, विरस, अरस। तो नीरस का सही विलोम शब्द बताएं। जो इसका सही विलोम शब्द है नीरस का सरस, नीरस का सरस। मतलब नीरस, मतलब नी, मतलब नी का हिंदी में ये जानिए, नी जहाँ भी आए तो बिना, इसका अर्थ संस्कृत में और हिंदी में बिना होता है। और स मतलब होता है सहित, स मतलब सहित, साथ। तो नी बगैर रस के और स मतलब सहित रस के, मतलब रस के साथ। तो इसका सही विलोम शब्द है नीरस का सरस। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या है? गुरु गुड़ चेला चीनी का मुहावरा, ये सब मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ। ये भी आपके एग्जाम में एक और दो क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है, ऑप्शन है, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेला आगे बढ़ जाता, या चेले द्वारा महान कार्य करना, या गुरु की कथा अनुसार कार्य करना। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है, गुरु गुड़ हो गया और चेला जो हो चीनी हो गया। मतलब गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। इसका जो सही जवाब है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, गुरु गुड़ और चेला चीनी रह गया। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? यह बहुत हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में आप देख चुके हैं इस प्रश्न को। रानी केतकी की कहानी, तो ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे या इंसा अल्लाह खां। सही जवाब क्या है? सही जवाब है इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है, इंसा अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन बाद में लखनऊ चले आए। 1800 ईस्वी के आसपास ठेठ हिंदी भाषा में रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित्र की रचना की थी। उदय भान चरित्र रानी केतकी में एक प्रमुख किरदार हैं। उनका संबंध कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो इसका जो सही जवाब है रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन हैं? मलुक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास? तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों इस प्रश्न को हम लगभग हर दूसरी तीसरी श्रेणी में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सुभाष चंद्र बोस जी का अलग से उल्लेख किया गया है। तो हम इस प्रश्न को पहले भी शामिल कर चुके हैं। आप त्रिपुरी संकट जानते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है कि त्रिपुरी संकट जो केवल क्या था, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार 1939 में चुनाव हुआ था। उसके पहले तो सहमति से हो जाते थे कि कौन अगले साल अध्यक्ष बनेगा, पर 1939 जो त्रिपुरी संकट है ये एमपी में पड़ता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। 1938 में आप जानते हैं कि 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस सभा के। 1939 में फिर से वो दावेदार बने थे, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ विचारों में मतभेद होने के कारण वो उस पद के लिए उपयुक्त अपने आप को नहीं साबित कर पाए। इसीलिए उस साल 1939 में पहली बार चुनाव हुआ था। और चुनाव किसके किसके बीच हुआ था? एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया, जिनमें वोटों के आधार पर देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव के मतदान में विजयी हुए थे। लेकिन
मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं ही इस पद का त्याग किया और इस पद की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया तो उसमें वोटों के आधार पे तो हार ही गए थे, इसीलिए उस पद की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया नहीं कर सकते थे। तो उस साल जो चुना गया था उन्हें, राजेंद्र प्रसाद को, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 1939 में चुना गया था। तो आप याद रखेंगे 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 39 में दोबारा अध्यक्ष पद वो जीत के बने, पर मतभेदों के कारण उन्होंने पद का त्याग किया और उस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ फैक्ट है, क्योंकि आपके सिलेबस में महात्मा गांधी का भी जिक्र पूर्णतः किया गया है, इसलिए उनसे संबंधित सभी प्रश्न बन सकते हैं, वो चाहे उनका आगमन का हो या वो पहली बार कब गए थे, चाहे जन्म से लेके गुरु या उनकी किताबें या उनके आंदोलन, तो हर प्रकार के प्रश्न बनेंगे। लगभग हमने हर प्रश्न को शामिल किया है, तो हमने इस प्रश्न को भी शामिल किया है कि वो दक्षिण अफ्रीका से भारत उनका आगमन कब हुआ था, और उन्हीं की याद में भारत में हर वर्ष आज भी क्या मनाया जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जवाब में बताएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, फिनिक्स फिनिक्स फार्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है, फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और ये बताएं कि ये कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, पर लेकिन यह भारत में नहीं था। ये कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही माना गया था, ठीक है, पर दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले तो विनोबा भावे हो गए थे, दूसरे कौन थे? अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लीक से हट के पूछता है। प्रथम तो सब पढ़ चुके हैं, द्वितीय कौन था इसके बारे में पूछता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन में बताएं। ऑप्शन क्या क्या दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी गोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा 1940 में, कब? 1940 में ये प्लान किया गया था कि अभी तक तो हम आंदोलन कर चुके, लगभग सब एक तरीके से पैतरे आजमा चुके हैं। अब हम, हमारा जो अगला पैतरा है आज़ादी के लिए, वो था अब हम क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। तो उनमें से जिनका चुनाव हुआ था वो प्रथम थे विनोबा भावे और दूसरे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न पे। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया था? ऑप्शन है कृषि भूमि सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों या गतिविधियों में कमी लाने के लिए, या अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, या फिर कहें द्वितीय विश्व युद्ध पे अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है, पहले तो ये बताएं रॉलेट एक्ट आया कब था? 1919 में। इसकी कहानी आप जानते हैं, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। तो उसके विरोध में ये लोग जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे, और उसी समय जनरल ओ डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसमें सरकारी जो आंकड़ा था वो था 300 के लगभग, पर मरने वालों की संख्या लगभग 1400 थी, और जो जिनमें बच्चे भी शामिल थे। बच्चे उस गोली का सामना नहीं कर पाए और वो सभी बूढ़े, जवान और बच्चे उस गोली में मारे गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाना। दोस्तों, आज की हमारी पॉलिटी नेशनल मूवमेंट वो हिंदी की क्लास यहीं ख़त्म होती है।
दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय पे बचा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को और धार देते रहिए। और मैं अगले हफ्ते लाने वाला हूँ करंट अफेयर की पूरे 6 मंथ की क्लास, तो आप उस चीज़ को मिस मत करिएगा। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट तक आप अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।